मित्रों, आज हम स्वागत करते हैं देश की युवा सर्जन डॉक्टर चारू सचदेवा जी का। आपका स्वागत है डॉक्टर चारू सचदेवा। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये पेन एंड पैलिएटिव केयर है, ये क्या है? तो पेन और पैलिएशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे पेशेंट के रजिस्टर होते ही किसी भी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के पास जाते ही वहां से पैलिएशन का रोल शुरू हो जाता है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पेन हम लोग बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं, लेकिन पेन के एक्सटेंट बहुत नेक्स्ट लेवल तक है। हर इंसान का पेन बेयर करने का थ्रेशोल्ड और उसको झेलने का थ्रेशोल्ड अलग है। इसीलिए कई पेशेंट्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा ही जी। पेन या थोड़े से ही स्टिमुलस पे वो जल्दी एक्ट कर जाए, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत देर तक पेन फील ही नहीं होता। तो लोगों ने भी सोचा कि इसको कैसे मापा जाए या इसको कैसे ट्रीट किया जाए। वहां पर पेन और पैलिएशन फील्ड बनी। पैलिएशन का क्या मतलब है? पैलिएशन ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे पेशेंट रजिस्टर होता है उसको हर तरह से हेल्प की जरूरत होती है, स्पेशली कैंसर पेशेंट, स्पेशली क्रॉनिक किसी बीमारी से जूझते हुए पेशेंट्स। किसी पेशेंट को अगर दिल का रोग है, किसी पेशेंट्स को लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, वहां पे पैलिएशन एक्ट करती है। पैलिएशन सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए ही नहीं, बट जितने भी पेशेंट्स किसी लंबे बीमारी से गुजर रहे हैं उन सब के लिए बना है। पैलिएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जी। जिसमें हर इंसान, हर पेशेंट की लंबी बीमारी के लिए बहुत सारे फील्ड्स उसको अलॉट करी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कैंसर पेशेंट को ही हम लेते हैं, जी। तो उसको उस राह के बारे में कुछ पता नहीं है। वो आता है, अपने आप को रजिस्टर करता है और बिल्कुल अनजान होता है उसके साथ क्या होगा, उसकी सर्जरी होगी, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसको क्या दवाई दी जाएगी, वो कैसे झेलेगा, उसकी फैमिली कैसे बेयर करेगी सब चीज। लेकिन अगर इंडिया में पैलिएशन हम वहीं के वहीं लागू कर दें या उसको वहीं के वहीं सपोर्ट दें, तो पेशेंट का रास्ता आसान हो जाता है। पेशेंट को रजिस्ट्रेशन के ही टाइम पे कोई काउंसिल करेगा, उनको पैलिएटिव काउंसलर्स कहा जाता है। ऐसे ही उनको डॉक्टर से मिलवाने से पहले उनके बारे में पूछा जाता है। तो एक हैंड होल्डिंग प्रोसेस है पैलिएशन, जिसमें पेशेंट के मेंटल इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखा जाता है। जी। ये फील्ड है। नहीं, सच में ये बहुत पुनीत काम है। कारण क्या है कि जिसको ये पता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ये उसके जीवन का अंतिम माह हो, उस समय उसको जो भावनात्मक सहयोग की और केयर की ज़रूरत होती है, मैंने देखा है कि कई बार तो अपने-अपने भी साथ छोड़ जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, और आप ऐसा काम कर रही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप देश के सर्जरी के सेक्टर में, ऑन्कोलॉजी के मामले में आप इतने विशेषज्ञ होने के बावजूद, अब आपने महिलाओं में स्क्रीनिंग जैसे काम को अभियान पूरे देश भर में बनाया है। इसके पीछे की पीड़ा, इसके पीछे का भाव क्या है? क्यों आपने स्क्रीनिंग करना इसका एक विकल्प समझा कि ये जो है, ये ऐसे हो सकता ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अ, ये सब्जेक्ट हमने क्यों उठाया? देखिए, किसी बीमारी को इलाज देना और पेशेंट को ठीक करने का काम बहुत आसान होता है, लेकिन अगर मैं उस बीमारी को होने से पहले ही अगर पकड़ लूं, तो वो सारा ट्रॉमा, वो सारा पेन जो उस पेशेंट और उसकी फैमिली भुगतती है इस कैंसर जैसी बीमारी के दौरान, अगर हम वो ही हटा दें, तो आई थिंक उससे बेटर कुछ काम नहीं होगा। इस देश में लास्ट सेंसस जब रिकॉर्ड हुआ 2022 में, तो हर साल देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 लाख औरतें डायग्नोज करी जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से। है। और अब ये आंकड़ों में एक्सपेक्टेड है कि हर साल 13 से 14% इंक्रीज होगा हमारे देश में कैंसर, क्योंकि डायग्नोसिस बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो पेशेंट के पास सारी सहूलतें हैं डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने की। लेकिन हम ये भूल जाते हैं
कि एक औरत की बॉडी उतनी ही सेंसिटिव है जैसे एक नववर्ष या एक न्यूबॉर्न बेबी की होती है। उसकी बॉडी बहुत हार्मोनल इश्यूज के साथ स्ट्रगल करती है। इन हर मिड 20s, 20 से 30 की उम्र में, 30 से 35 की उम्र में, 40 के ऊपर, 50 के ऊपर, हर 10 साल में औरत का शरीर बदलता है। वो अपने घर में इतना उलझ जाती है कि अपने बारे में सोचती ही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर इस देश में सबसे ज्यादा औरतों में होने वाला कैंसर है। हर 28 में से एक औरत कैंसर पीड़ित है। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर है जो हर 22-23 औरत में एक औरत को होता है। अगर मैं ये सोचूं कि आज अगर हम 1% भी इस देश की औरतों को स्क्रीन कर लेते हैं हर 10 साल के ब्रैकेट को लेकर, तो आप आगे के 10 साल में इस 15% के कैंसर इंक्रीमेंट को रोक रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी एक जगह, स्क्रीनिंग पे 1 रुपए खर्च करने पर ट्रीटमेंट का 4 रुपया बचता है। जी। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज ऑलरेडी बहुत महंगा है और हर एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी सुविधाएं हैं कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन एक रूरल एरिया से आने वाली औरत या एक बीपीएल के तहत रहने वाले बच्चे या औरतें सब अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एन मास स्क्रीनिंग कर देते हैं इस देश में, हर स्टेट में जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे या जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है, वहां पर अगर आप 10% एरिया भी स्क्रीन करते हैं तो आप आगे जाने वाले 15% कैंसर इंक्रीज को कम कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं उन शहरों से, उन स्टेट्स से शुरू किया जाए जहाँ पे सुविधा नहीं है, जी। जहाँ पर कुछ अता पता ही नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, कैंसर के बारे में कुछ पता नहीं है। अब मैंने सुना 4,000 से भी ज़्यादा, 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों का आप स्क्रीनिंग कर चुकी हैं और जी, आपका भी कैंपेन जारी, तो कैसे करते हैं इसको? क्या है? ये सब पब्लिक हेल्थ डोमेन के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। जी। हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स रन किए। इस देश में 773 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। किन स्टेट्स में सबसे पहले एक्ट किया जाए जिसमें से रिजल्ट हमें जल्दी मिले। अब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट आता है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस है लेकिन कैंसर नहीं है बट परसेंटेज होना बहुत कम है, बहुत कम रेशो है वहां पे कैंसर होने का, तो हमने वो हटा दिए। दिल्ली मानेंगे आप ब्रेस्ट कैंसर में सबसे आगे है। माय सर्वाइकल कैंसर में यूपी, महाराष्ट्र ये सबसे आगे हैं। जी। उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये भी पीछे नहीं है। तो हमने उन स्टेट्स को टारगेट किया जहां पर सुविधा भी है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे मिड एज्ड वुमेन जो हमारे को देश की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगी, जी। उनको आइडेंटिफाई किया। जी। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट का बहुत काम है। एमएसएमई के तहत बहुत सारे स्टेट्स बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं जिनमें मैक्सिमम औरतें हैं। अगर हम इन्हीं औरतों को स्क्रीन कर लेते हैं तो हमारे पास देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट उड़ीसा से, फिर आसाम, फिर यूपी, और आगे जाते हुए हम धीरे धीरे सारे स्टेट्स को कवर करेंगे। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेल टू फीमेल रेशो एग्जिस्ट कितना कर रहा है। वहां पे हम हर वीक 2 बार कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्री में स्क्रीनिंग करते हैं जी। औरतों की और बच्चों की। बच्चों में हम अनीमिया देखते हैं, औरतों को हम ब्रेस्ट और सर्वाइकल, 2 अलग-अलग कैंप्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास टीम है, जी। उस टीम के तहत हम सारी औरतों को स्क्रीन करते हैं। अभी भी मुश्किल है काम, इतना आसान नहीं वही है। मैं कहना चाह रहा था कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को मैं देखता हूँ, तो स्क्रीनिंग के नाम पे कोई बहुत उसके लिए फंड और ऐसा नहीं है। फिर जी, भी आप कैसे कर पा रही हैं, ये ताज्जुब का विषय है। इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ स्टेट्स ने हमें क्या बहुत चुनौतियाँ? बहुत सपोर्ट किया। जी। कुछ स्टेट्स ने हमें वाक़ई काफ़ी सपोर्ट दिया। हमारे पास पीएचयूज़ स्टेट लेवल, बहुत लेवल पे सपोर्ट रहता है। जी। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि सेंट्रल
गवर्नमेंट्स कुछ और पॉइंट रेज़ करना चाहती हैं, जी, स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ और फंड्स एलोकेट करना चाहते हैं। जी, बच्चों पे बहुत फ़ोकस रहता है कि बच्चों का अनीमिया या ट्यूबरकुलोसिस इन पे पहले फ़ोकस जाता है। कैंसर जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे एकदम ध्यान नहीं जाता। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं। धीरे-धीरे सारा एलोकेशन ऑफ फंड, सारा सिस्टम, सारी पॉलिसीज़ भी अच्छे तरीके से रिन्यू हो रही हैं। हमने जब प्रोजेक्ट्स स्क्रीन करने के लिए स्टार्ट किए थे, तब हमने ये देखा कि सरकार को क्या चाहिए हमसे। हम कैसे उनके पास कुछ उम्मीद से जाएँ। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट की भी मशीनरी कोई बहुत नीचे नीचे जाकर के काम कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ हुँ, देश भर में। लेकिन आपने अभी बताया जैसे उड़ीसा और झारखंड कई एकदम इंटीरियर जो जिनको कह सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसी जगहों पर जाकर के आप काम कर रही हैं, मुझे ये ताज्जुब का विषय लगता देखिए ऐसी जगहों से ही तो हमारा मैक्सिमम स्टाफ, हमारा मैक्सिमम लेबर, हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है। अगर हम इन एरियाज़ को स्क्रीन नहीं करेंगे, इन एरियाज़ के युवा को स्क्रीन ही नहीं कर पाएँगे, इनमें से रूल आउट ही नहीं कर पाएँगे कि कितनी औरतें बच सकती हैं। हम अपने देश का बहुत मेजर यूथ आई थिंक वेस्ट करते हैं इस चीज़ में। स्टेट को हमेशा आई थिंक डेटा चाहिए होता है सबसे। है। जी, स्टेट को अगर हम बहुत वैलिडेट डेटा दे देते हैं, 6 महीने का पायलट या 1 साल का पायलट रन करके, आंकड़े अपने आप बोलते हैं। जी, तो हमने सारे स्टेट्स में वही डेटा प्रेज़ेंट किया है। उस डेटा के तहत बहुत सारे स्टेट्स ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है जी। एंड आगे जाके भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बाकी बचे हुए स्टेट्स इसी तरह सपोर्ट करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर से भी अपील करना चाहेंगी कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मदद बिल्कुल, करे? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर्स के पास तो सीएसआर का बहुत मेजर प्रपोर्शन रहता है हेल्प करने के लिए। तो पीएसयूज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इन सब के पास तो बहुत अच्छी लिबर्टी है इन जी, कामों में जुड़ने के लिए, किसी एक संस्था के साथ जुड़ने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को लेकर लोग एक्टिव नहीं हैं। जी, अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी या एक बहुत बड़ी पीएसयू को भी अप्रोच करती हूँ, तो उनका मेजर फोकस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होने वाले प्रोग्राम्स पे रहता है, जी, जिसमें से कैंसर भी एक है, लेकिन वो आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट नहीं करता कि वो किस तरीके का कैंसर है। डायबिटीज, हृदय रोग, बच्चों में होने वाला अनीमिया, ये सब बहुत सालों से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत देखा जा रहा है, जी, स्क्रीन करा जा रहा है जी, और बहुत बड़े लेवल पे काम भी किया जा रहा है। जी। लेकिन औरतों को मद्देनजर रख के काम नहीं हो रहा। अगर मुझे एक शहर, एक देश, एक एक डिस्ट्रिक्ट के 500 महिलाओं को स्क्रीन करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से पॉलिसी होनी चाहिए। ये बड़ी आपने ताज्जुब की बात बताई कि देश की राजधानी में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले हैं जी, और मेरा इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात ये है कि कैंसर को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग तरह का एक जागरण है क्योंकि ये इतनी मतलब गंभीर बीमारी है, इसको लेकर के लोग मतलब बहुत भय भय आक्रांता भी जी, रहते हैं। जी। तो कैंसर के बाद के तो चीज़ें हैं, लेकिन कैंसर से पहले की जो चीज़ें हैं, वो ना मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखता हूँ उसको लेकर के कोई अलग से एक डिपार्टमेंट है और ना ही गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। तो आपका क्या कहना है कि ये इस पे भी होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस की कमी तो हर जगह है ही। लोग एजुकेट करना चाहते हैं, ट्रेनिंग होती है, लेकिन सब भूल जाते हैं। दूसरा, फ़ॉलो अप नहीं है हमारे देश में। कोई अपने स्वास्थ्य को लेके, कोई अपने शरीर को लेके जागरूक नहीं है। अगर मैं अपने शरीर को लेके बिल्कुल अलर्ट हूँ, अगर मैं अपने शरीर पे होने वाले चेंजेस को लेके अलर्ट हूँ और मैं अपने डॉक्टर से हर 6 महीने, साल के अंदर रेगुलर फ़ॉलो अप कराती हूँ। मैं समझती हूँ कि सारे लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती है कि हर साल एक बार आप डॉक्टर से मिलें या हर साल आप अपने सारे चेकअप कराएँ। लेकिन एक नियरेस्ट पीएचसी पर जाकर, पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाकर
अगर आप एक फ़ॉलो अप कराएँ, स्पेशली महिलाएँ, गर्भवती महिलाएँ, 2 साल, 3 साल डिलीवरी के बाद वाली महिलाएँ, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि स्क्रीनिंग के बारे में किसी को मालूम नहीं है। लोग अब जागरूक धीरे-धीरे होना शुरू हो रहे हैं। बिलो द बेल्ट या पेल्विक एग्जामिनेशन को लेकर अभी भी देश में टैबू है। जी, महिलाएं स्क्रीन नहीं कराना चाहती, जी, स्पेशली उनकी फैमिलीज। जब कैंप लगता है, फ्री में भी स्क्रीनिंग होती है, तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए फिर भी लोग आगे आते हैं, जी, लेकिन सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए महिलाएं कुछ ज्यादा। संकोच कर बिल्कुल। तो इसके लिए भी थोड़ा सा अवेयरनेस होना देश में जरूरी है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप अपने ही शरीर के बारे में जान रहे हैं किसी से, और कोई महिला ही आपको हेल्प कर रही है। जी, थोड़ा सा इस बारे में भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, एजुकेशन होनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। स्पेशली पीएसयूज़, जितने भी पीएसयू हमारे देश में काम कर रहे हैं, जी, एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग या एक एम्प्लॉय स्क्रीनिंग अपने ही पीएसयू में अगर कराएं, तो आप रिजल्ट देखिए। अगर मैं किसी एक मेजर पीएसयू को लेती हूँ, उनका नेटवर्क इतना बड़ा है जी, कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज की ही अगर ट्रेनिंग कर दें और स्क्रीनिंग कर दें, आपको 2% 3% चेंज उनमें से भी दिख जाएगा। जी, तो जिनके पास फंड है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। अगर वो लोग पहल करते हैं, धीरे धीरे 1 साल 2 साल के अंदर देश भी चेंज होगा और औरतों में ब्रेस्ट और सर्वाइकल के चांसेस हमें कम दिखेंगे। जी। निश्चित रूप से आपने जो अपील की है हमारे दर्शकों को, वो दर्शकों तक भी पहुँचेगी और सरकार तक भी पहुँचेगी और जिस तरह के स्वायत्त संस्थानों की आपने बात की, उन तक भी पहुँचेगी। मुझे लगता है, एक इस तरह की प्राण घातक बीमारी का वैकल्पिक समाधान आप इस देश को दे रही हैं। उसके लिए मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप जितना भी चाहें प्रोत्साहित आप करें डॉक्टर चारू सचदेवा जी को। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएँ कि आप देश के जो महिलाएँ हैं जिन पे आप काम कर रही हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगी कि आप लोगों को ये अ, इसमें आगे इस आना चाहिए? देश में जितनी भी महिलाएं हैं, 20 साल से ऊपर, 25 साल से ऊपर, आपको जहां भी कैंप दिखता है, किसी भी सरकार का, किसी भी प्राइवेट सेक्टर का, किसी भी एनजीओ का, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए, आप बेझिझक जाके अपने आप को चेक कराएं। कई बारी हम अपने बारे में नहीं जानते होते, जो हमें उस कैंप के थ्रू पता चलता है। देश की जितनी भी औरतें इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, जितने भी पुरुष इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अपने घर में अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित करें और उन्हें रोके नहीं। अगर ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए आपको जहां मौका मिलता है, आप साल में एक बार जरूर इवैल्यूएट करवाएं। आपने अपने दैनंदिनी प्रोफ़ेशन के साथ-साथ एक सामान्य डॉक्टर अपने प्रोफ़ेशनली अपना काम करता है। आपके मन में क्या जिज्ञासा उठी कि आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए और मासेज़ में जाकर के उनको उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको जागरूक करना और उनको बचाना, आपके मन में ऐसी क्या भावना आई? दिन भर हम इतने लोगों से, इतने पेशेंट्स से मिले हैं, स्पेशली यंग औरतें जी, जिनकी अभी शादी हुई है, जिनके अभी बच्चे डिलीवर हुए हैं, शायद 29 30 32 साल 35 साल, उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनको समझ में नहीं आता उनके आगे क्या लिखा है, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके अभी नई नई मैरिड लाइफ का क्या होगा, उनके पेरेंट्स का क्या होगा। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मैटर है सर्वाइकल कैंसर के साथ, जो 20 to 40 इयर्स में बहुत इजीली देखा जाता है। और उस पॉइंट पे एक औरत बहुत सारी चीजों से जूझ रही होती है, उनकी पूरी मनोस्थिति बदल जाती है जी, जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर है। जी, अगर हम इन्हें अर्ली स्क्रीनिंग्स में नहीं पकड़ते, अगर हम किसी कैंसर को स्टेज 1 या 2 में डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टोटली एसिम्टोमेटिक स्टेज 3 या 4 में पता चलता है। तब तक
इंसान टोटली बदल चुका होता है, उनकी मनोस्थिति टोटली बदल चुकी होती है। हमने देखा है कितने पेशेंट्स की लाइफ खराब होते, उनकी फैमिलीज की लाइफ खराब होते, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके इन लॉज, उनके हस्बैंड्स, जिनको समझ में नहीं आता आगे क्या है, आगे क्या करें, उनकी लाइफ रुक जाती है। अगर एक छोटे से सब्जेक्ट को हम स्क्रीनिंग के रूप में आगे की तरफ बढ़ाएं तो आई थिंक दुनिया में चेंज आ सकता है, जी। स्पेशली हमारे जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और स्क्रीनिंग के माध्यम से अगर हम देश का 5% रेशो भी कैंसर का कम कर सकते हैं तो हम देश में बहुत करोड़ों रुपया बचा सकते हैं जो ये ट्रीटमेंट में खराब होगा। इसीलिए हमने सोचा कि बहुत सारे लोगों को लेकर, बहुत सारे अच्छे लोगों को लेकर ये नेक काम को आगे बढ़ाया जाए और जिन जिन एरियाज में पॉसिबल है वहां पर स्क्रीनिंग करी जाए। आप तो अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति जो विश्व में इसके प्रति है, काम कर रही है, उस पद्धति में आप काम करते हैं। मेरा आपसे पूछना होगा कि क्या आयुर्वेद में भी इसका समाधान है? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये कोई क्रिकेटर है, उनकी पत्नी को डिटेक्ट हुआ, उन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति से ही कुछ प्रिवेंटिव केयर लेकर के उन्होंने उसका किया और बाद में अच्छे रिजल्ट आए। तो आपका क्या कहना है कि ये भी कुछ खान-पान का भी हमको ध्यान रखना चाहिए देखिए, इसमें? लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी भी इंसान के बीमारी को लेकर, फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों नहीं और चाहे हृदय रोग ही क्यों नहीं। जी, अगर हम डायबिटीज की ही बात करें तो लाइफस्टाइल ही है। जेनेटिकली भी थोड़े से इश्यूज होते हैं हर इंसान की लाइफ में, जी, लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को फोकस में लेकर आए, अपना बैलेंस डाइट लें, अपनी सैर, अपना वर्कआउट, अपना सब कुछ तरीके से करें, अपने खाने पीने पे बहुत मेजरली ध्यान दें, आई थिंक 70% बीमारियां वहीं खत्म हो जाती हैं। जी, बात अगर आयुर्वेद की है तो हमारे पास पैरामेडिकल, मेडिकल जितनी भी दवाइयाँ या जितने भी ट्रीटमेंट्स इस देश में हैं, जी, इंसान हर तरीके के ट्रीटमेंट को अपनाना चाहता है। कभी उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो मैं किसी एक स्पेशलिटी को लेकर इस पे कमेंट नहीं करूंगी। इंसान कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट को डेफिनेटली ट्राई करे, जहां से भी उनका ट्रीटमेंट बेटर हो, जहां से भी उनको रिजल्ट्स अच्छे मिले, पेशेंट्स को लेना चाहिए। मेरा ये पूछना केवल ये था कि कैंसर डिटेक्ट हो गया, बात सही है। कैंसर हो ही ना, उसके लिए जो आयुर्वेद में जो विकल्प बताए हैं, उसके अनुसार जीवन में अपनी भोजन और बाकी रहन-सहन और ये सब। लाइफस्टाइल इस तरह से मेंटेन करना कि कैंसर ना हो, ये थोड़ा सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा संभव नहीं मुश्किल है। लगता है। हाँ जी। चीजें बदल रही हैं, लाइफ बहुत फास्ट है, इस आज के टाइम पे जिंदगी बहुत तेज पेस पे चल रही है। आंकड़ों में आप बताना चाहें तो क्या है रेशियो देश में कैंसर का और बाकी? अगर देखा जाए ब्रेस्ट कैंसर तो 28 से 30 औरतें 1 लाख औरतों में हैं जी, जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी, सर्वाइकल कैंसर भी कुछ लगभग इतना ही है। हम बहुत बड़ा देश है, जी, लेकिन उसमें 12%, 13% बहुत ज्यादा होता है। बड़ा उसका नंबर देखा जाए अगर, तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है जो औरतों में मिलता है। अगर देखा जाए तो 30% औरतें हर 10 लाख में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। जी। अगर आप इस रेशो को देखेंगे तो ये जेनेटिकल तो नहीं है, इनमें से कुछ प्रपोर्शन जेनेटिकल कैंसर्स का भी होता है, लेकिन मेजरली लाइफस्टाइल ढंग से व्यतीत ना करना इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण है। इसीलिए ये आगे जाने वाले टाइम में बढ़ेगा, जिसका एक्सपेक्टेड नंबर 12 से 15% हर साल है। हर साल 12 से 15% कैंसर बढ़ना, ये कुछ सही इंडिकेशन नहीं है।
तो इसका जो आपको समझ में आया कि पहले अगर स्वास्थ्य परीक्षण हम कर लेंगे तो जी, काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल। अगर स्टेज 3 में ही कैंसर डिटेक्ट होता है, जी, उस पॉइंट पे किसी फैमिली या किसी पेशेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग में ही पकड़ लेते हैं और पेशेंट को सही तरीके से गाइड कर देते हैं, तो उसकी जान, उनके पैसे और मेंटल ट्रॉमा तीनों से बचते हैं। जी, जी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ओपिनियन है कि एन मास स्क्रीनिंग हमारे देश में हुई जाए और लोग उसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें। कुल मिला के आपने जो कहा कि लोगों की सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी एक बंदे या किसी एक योजना के तहत स्क्रीनिंग कैंप कराना आसान काम है। लोगों का अपने घर से निकलकर कैंप में जाना मुश्किल काम है। अरे वाह! ये तो मुझे लगता है कि आपने बड़ी बात कही कि लोग नहीं आते हैं। लोग नहीं आते हैं। लोगों में अभी भी टैबू है ब्रेस्ट का या किसी और अंग का स्क्रीनिंग कराना, क्योंकि महिलाओं को लेकर लोग थोड़े सीरियस हैं, थोड़ा-सा अभी भी संदेह है लोगों को। लेकिन इसको ज़्यादा सेंसिटिवली हैंडल ना किया जाए, ज़्यादा इस पे सोचा ना जाए। बिल्कुल औरतों की स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। इसको ईज़ी वे में लेना चाहिए लोग। बिल्कुल, बिल्कुल कराना चाहिए, जहाँ मौका मिले। एक तो कम लोग काम कर रहे हैं देश में इस सब्जेक्ट पे। अगर इस सब्जेक्ट पे लोग ही कम हैं, काम करने वाले, तो स्क्रीनिंग के जगहें भी कम हैं। असल में क्या है जो आपने कहा ना उसका एक पक्ष ये भी है, एक तो आपने कहा कि लोग नहीं करना चाहते, दूसरा पक्ष ये भी है कि उनको अवसर भी नहीं है। ना बड़े-बड़े अस्पतालों में परामर्श केंद्र हैं, ना बड़ी-बड़े शहरों में भी इसके लिए कोई इसके परीक्षण केंद्र हैं। तो लोगों के साथ भी एक समस्या है कि वो भी कहाँ जाएँ? अब देखिए, अगर हम ये 2 कैंसर को मद्देनज़र रखें, तो ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर ऑन द कॉन्ट्ररी रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण शहरों में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों है? दोनों का खाना पानी, दोनों का रहना, दोनों एरियाज़ में रहने वाले लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत अलग-अलग है। जी, तो इसीलिए अर्बन एरियाज़ में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा ईज़िली दिखता है जी, और रूरल एरियाज़ में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। जी। इसका मतलब कि लाइफ़स्टाइल दोनों शहरों में अलग-अलग मेंटेन हो रहा है, जो ही गलत है। तो दोनों ही तरीके से दोनों शहर अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास सुविधाएँ हैं, तो फिर क्यों नहीं जाते? अर्बन एरियाज़ में सारे महिलाएँ, सारी फैमिलीज़ के पास अस्पतालें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। फिर भी सेंटर तक जाकर स्क्रीनिंग कराने का टाइम नहीं है। कुल मिला के अपनी भी लापरवाही, अपनी भी विषय के प्रति उपेक्षा के कारण भी लोग इस प्राणघातक बीमारी की जद में आ जाते हैं। ये थोड़ा हिचकने वाला मैटर भी है। जी, किसी भी कॉमन आदमी के दिमाग में पहले कैंसर नहीं आता। सबको सरदर्द ही लगता है। कोई कैंसर सोच के नहीं करवाता। कोई भी बीमारी होगी तो गांठ समझ लेंगे। जी। कोई भी विषय होगा तो सिर्फ क्रोसिन खा लेंगे। लेकिन कैंसर तक दिमाग ही नहीं जा पाता। लोग इतना डरते हैं इस सब्जेक्ट से, डरना भी चाहिए खैर, लेकिन ऐसे नहीं कि स्क्रीनिंग ही ना कराएं। मैंने ये देखा है, आपने लगातार जितना लोगों के बीच में जा कर के इस स्क्रीनिंग के वैकल्पिक समाधान के साथ काम कर रही हैं, वैसा ही आप सरकारों से भी बार-बार निवेदन करती हैं। और इस कल ही जो बजट पेश हुआ है, उसमें भी मुझे लगता है आपकी ही डिमांड के आधार पर देश भर में एक नंबर है जिसमें वो लैब उन्होंने जो है वो बनाने का निर्णय किया कि स्क्रीनिंग लैब बननी चाहिए। एक मिनट सर, हाँ, कल ही मत बोले अच्छा। जो बजट पेश हाँ, ठीक है, ठीक है। कल ही से ना। अब आप आज कर रहे हैं तो परसों हाँ, इसको हाँ, टेलीकास्ट करेंगे। कोई डेट और कोई वो नहीं। ठीक है, ठीक है। कल मत बोले फिर से। जी। कि 2025 के बजट में। हाँ, हुँ। ऐसे कर देते हैं। तो इतने वर्षों से आप इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं और जिस तरीके से आप लोगों में जाकर के काम करती हैं पैरेलली उसी अनुपात में आप सरकारों से भी संपर्क में हैं कि सरकार भी उस पे कुछ प्रावधान करें और
इस बजट में सरकार ने भी इस प्रावधान को माना है कि देश में इस तरह की लैब बनाने की एक अच्छी उन्होंने घोषणा की है। आपका इस पे क्या कहना देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा इस बजट में। जी। देश में 700 से भी ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस हिसाब से जितनी औरतें हमारे इस देश में एग्जिस्ट करती हैं, उस हिसाब से एक पहल 200 डे केयर सेंटर्स बनाने की बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। सरकार ने ये निश्चय किया कि शायद हमारे देश में कैंसर के लिए डे केयर्स बनने चाहिए, जहाँ पे डायग्नोज होने के बाद पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करा सके। हर पेशेंट के पास सुविधा नहीं है बड़े अस्पताल में जाने की। अगर पेशेंट कैंप के थ्रू डायग्नोज भी हो जाता है, फिर भी उसके पास या तो पैसे नहीं है या उसके पास जगह ही नहीं है जहां वो जाके इलाज करा सके। इस बजट के तहत ये काम बहुत अच्छा हुआ कि हमारे देश के अंदर 200 डे केयर बनाने का फैसला लिया गया। क्या इन नंबर्स को और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में 1000 से 1200 डे केयर सेंटर्स होने चाहिए, 773 डिस्ट्रिक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। ये नंबर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले बजट तक जी। हमारे पास और बेटर ऑप्शन हो और बेटर नंबर हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए, अभी पहल के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। लोगों को बिल्कुल इसकी एडवांटेज उठानी चाहिए। डायग्नोज होने के बाद इन सेंटर्स पे जाके अपने कीमोथेरेपीज या ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। डॉक्टर चारू, आपसे मेरा एक अंतिम प्रश्न है। जी। गांव में बैठी उस माता के लिए, उस बहन के लिए, और शहर में रह रही झुग्गी झोपड़ी में वो माता बहन के लिए, वो हमारी बात कम मानती हैं। डॉक्टर ने जो कह दिया वो मानती हैं। इसलिए आप ही बोलिए कि वो जी। अपने उस मासिक धर्म के समय क्या-क्या चीजों की सावधानी रखें और किन-किन चीजों को अवॉइड करें? जितनी भी लड़कियां, औरतें, माताएं महीने में पीरियड्स के टाइम पे अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पॉडकास्ट से यही लेसन लीजिए कि आपने अपने पीरियड्स के टाइम पे अपना पूर्ण ध्यान रखना है। आपने पैड बदलना ही बदलना है टाइम से। आपने गीला कपड़ा नहीं यूज करना है। आप जितने ज्यादा तरीके से अपने आप को साफ और हाइजीनिक रखेंगे, आप आगे होने वाली ऐसी बीमारियों को छोड़ देंगे। आपकी फैमिलीज ठीक रहेंगी, आपके बच्चे ठीक रहेंगे, आप जब ठीक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर थैंक चारू यू। सचदेवा जी। थैंक आपने हमारे दर्शकों को आकर के इतनी ज्ञानवर्धक बातें और स्वास्थ्य जैसी बात जो कि नितांत निजी है, ऐसी विषयों पर, वो भी प्राण घातक बीमारी कैंसर, कैंसर से संबंधित, उसमें भी महिला वर्ग के लिए जिस प्रकार से आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको जागरूक कर रही हैं और वैकल्पिक समाधान पे आप काम कर रही हैं, आप सच में बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे देशवासियों के लिए, हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, जो कि अपने प्रोफेशन में से समय निकाल करके इस सामाजिक, जो धीरे धीरे सामाजिक ताने बाने की ओर बढ़ती जा रही है, ऐसी बात को लेकर के आप काम कर रही हैं। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल करके हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी। जी, धन्यवाद। जय हिंद।